हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। हमारी जो जीके की मुगल सीरीज चल रही थी उसमें आज हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आजकल जो सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट है उसका विरोध जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं सही है और मैं भी इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ हूँ ट्विटर पे। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी इससे जुड़ जाइए, क्योंकि ये आप और हमारे जैसे लोगों के रोज़गार का ही सवाल है। और सरकार जो आज के समय प्राइवेटाइजेशन कर रही है उससे भविष्य में हमारे लिए जॉब के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस मुहिम से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ जिनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनके पिता का नाम था जहांगीर और इनकी माता का नाम था जोधाबाई जिन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम जैसे कि हमने पढ़ लिया है खुर्रम, और खुर्रम जो नाम था, जैसे ही इसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी उसके बाद जो खुर्रम है उसको शाहजहाँ के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी और उसके बाद से ही जो खुर्रम है वो शाहजहाँ के नाम से जाना गया। और शाहजहाँ को आप ताजमहल के निर्माण के लिए भी जानते होंगे, क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी जो पत्नी थी मुमताज़ महल, उनके लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज़ महल भी कहा जाता है। मुमताज़ महल जिनके लिए शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया और अराउंड 1631-32 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी समय निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लगभग 21 से 22 वर्ष तक ताजमहल जो है उसका निर्माण कार्य चला, जो कि शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। और शाहजहाँ ने जो अपनी पत्नी है जिनका नाम है मुमताज़ महल, और मुमताज़ महल को उपाधि दी थी मलिकाए जमानी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उपाधि शाहजहाँ ने जो अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को दी थी। अब यहाँ से देखिए, जहांगीर का पता हमें 1627 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां की जो लड़की थी जिनका नाम था लाडली बेगम का विवाह हुआ था शहरयार के साथ, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि जहांगीर का पुत्र था। और नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, और आसफ खां की जो बहन थी वो थी, आसफ खां की जो पुत्री थी वो थी अर्जुमंद बानो बेगम, और आसफ खां की बहन थी नूरजहां। जो अर्जुमंद बानो बेगम है वो आसफ खां की पुत्री थी जिसके साथ विवाह हुआ शाहजहाँ का। लेकिन जो नूरजहां है वो अपनी जो पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह उन्होंने शहरयार के साथ करवाया था, और वो शहरयार को ही सम्राट बनाना चाहती थी। और शहरयार को सम्राट बनाने के क्रम में उसने शहरयार को सम्राट घोषित भी कर दिया था, क्योंकि उस समय जो शाहजहाँ था वो दक्षिण भारत के अभियान पर गया हुआ था। तो नूरजहां ने जो शहरयार था उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही शाहजहाँ दक्षिण से आता है उत्तर भारत की तरफ, तो उसे उपाधि दी जाती है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। और ये उपाधि धारण करने के बाद जो शाहजहाँ है वो सम्राट बनता है। और इस कार्य में जो आसफ खां है उन्होंने मदद की थी शाहजहाँ की, ताकि वो सम्राट बन सके। तो शाहजहाँ सम्राट बना। शाहजहाँ ने भी कहीं ना कहीं अपने जो पिता थे जहांगीर और जो दादा थे अकबर, उनके जो कार्य थे उनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक उनका अनुसरण भी किया और नहीं भी किया। शाहजहाँ की एक विशेषता यही थी कि वो निर्णय बहुत जल्दी ले लेता था, लेकिन उसके जो निर्णय होते थे वो भविष्य में सफल नहीं हो पाते थे। यही शाहजहाँ के लिए सबसे बड़ी कमजोरी थी।
तो शाहजहाँ के जो प्रमुख विद्रोह हैं उनको देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में जो प्रमुख विद्रोह हुए वो किन किन जो सम्राट थे उनके द्वारा किए गए। उनमें सबसे जो पहले है बुंदेला राजपूतों का विद्रोह। अब जो ये बुंदेलखंड जगह है ये मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है उसकी लगभग सीमा पे स्थित है बुंदेलखंड, और ये यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो बुंदेलखंड के जो राजपूत थे उन्होंने विद्रोह कर दिया शाहजहाँ का, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था जोजर सिंह। जोजर सिंह जिसने 1628 में जो मुग़ल सल्तनत थी उसका विद्रोह कर दिया, और 1629 में उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया, क्योंकि शाहजहाँ स्वयं जो है वो चला गया था बुंदेलखंड। तो जो जोजर सिंह है उसने आत्मसमर्पण कर दिया था 1629 में, और लगभग 1629 से लेकर 1634 तक लगभग 5 वर्ष जो है वो जोजर सिंह मुग़ल सेना के अंदर रहा। उसने बहुत सारे मुग़ल अभियानों के अंदर हिस्सा लिया और पूरी तरह वफादारी निभाई। लेकिन 1634 में जो जोजर सिंह है वो मुग़ल सल्तनत के अधीनता से चला जाता है, और पहले तो वो अपनी जो राजधानी थी खुद की ओरछा वहाँ जाता है, और उसके बाद फिर 1635 में जो जोजर सिंह है उसने गोंडवाना की जो राजधानी थी गोंडवाना प्रदेश की जिसका नाम था चौरागढ़, उस चौरागढ़ को जीत लिया था। और चौरागढ़ जीतने के बाद फिर शाहजहाँ ने भेजा था औरंगजेब को, और औरंगजेब ने 1635 में इस विद्रोह को दबा दिया था, इस विद्रोह को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद देखते हैं अगला विद्रोह खान-ए-जहाँ लोदी। खान-ए-जहाँ लोदी जो कि एक वफादार शासक रहा था मुग़ल सल्तनत के अधीन। ये जहांगीर जिस समय मुग़ल वंश को चलाए हुए था उस समय खान-ए-जहाँ लोदी का बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान होता था, बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता था, और ये दक्कन का सूबेदार था। 1631 तक ये दक्कन का सूबेदार रहा। फिर शाहजहाँ ने इसे एक दिन अपने दरबार के अंदर बुलाया, तो दरबार में आने के बाद खान-ए-जहाँ लोदी को ऐसा लगा कि उसका जो पहले का मान सम्मान है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और इसीलिए इसने विद्रोह कर दिया, और फिर इसके विद्रोह को भी 1631 में ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं सिख विद्रोह। सिखों से पहले पुर्तगालियों का विद्रोह देख लेते हैं एक बार। पुर्तगालियों के साथ जो विद्रोह हुआ वो हुआ 1632 में, क्योंकि अगर पूर्वी भारत की बात करें तो बंगाल प्रांत के अंदर जो पुर्तगाली थे उनका लगभग आधिपत्य था उस समय, और नमक का जो व्यापार था उसके लिए शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को एकाधिकार भी दे रखा था, और इसी एकाधिकार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती उनका जो धर्म परिवर्तन है वो करना शुरू कर दिया, और उन्हें ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा सल्तनत के अंदर दखल अंदाजी बढ़ने के कारण ही 1632 में जो हुगली प्रांत है उसकी तरफ मुग़ल सेना को भेजा गया, और लगभग 4 महीने तक मुग़ल सेना वहाँ पर रही, और फिर 1632 में हुगली के ऊपर भी अधिकार कर लिया गया मुग़लों के द्वारा। उसके बाद देखते हैं सिख विद्रोह। देखिए जो सिख विद्रोह रहे हैं उस समय सिखों के जो 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह के साथ 3 विद्रोह हुए हैं मुग़लों के। उनमें अगर आप कारण देखोगे तो आपको हंसी आएगी। अगर पहले कारण की बात करें तो एक बाज, शाहजहाँ का एक बहुत ही प्रिय बाज था, शाहजहाँ ने उसको पाल रखा था, और वो एक दिन उड़कर जो हरगोविंद हैं उनके यहाँ चला गया, और गुरु हरगोविंद ने ये जो बाज है इसको देने से मना कर दिया, और मुग़लों और सिखों के बीच में झड़प हुई। लेकिन उस समय शाहजहाँ के दरबार में कुछ सिख जो व्यक्ति थे वो रहते थे, और उन्होंने इसकी सुलह करवा दी,
और फिर उसके बाद देखिए गोविंदनगर बसाने के कांड। गोविंदनगर जो कि व्यास नदी के किनारे है, इसकी स्थापना की है सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने। और गोविंदनगर बसाने के कांड ही मुगलों के साथ फिर दोबारा झड़प हुई। और तीसरा जो कांड रहा है वो है घोड़ों के कांड। देखिए मुगल सल्तनत के अंदर जो शाही दरबार था उसके अंदर जो सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छे जो 2 घोड़े थे वो एक डकैत ने चुरा कर गुरु हरगोविंद को दे दिए थे। और हरगोविंद ने उन घोड़ों को भी देने से मना कर दिया। उस समय जो डकैत था बीगीचंद्र जिसका नाम था, उसने 2 घोड़े वहाँ से चुरा लिए थे मुगलों से और दे दिए थे किसको? हरगोविंद को। और इसी बात को लेकर फिर सिखों के साथ विद्रोह हुआ। और इसके बाद से जो गुरु हरगोविंद हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, वो कश्मीर की तरफ चले गए थे इसके बाद से। उसके बाद देखते हैं साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में देखिए जो दक्षिण भारत रहा है वो मुगलों के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। और दक्षिण भारत के अंदर अगर हम बात करें, अहमदनगर हो, बीजापुर हो या फिर गोलकुंडा हो, ये जो प्रांत रहे दक्षिण भारत के हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। और देखिए अहमदनगर को भी जीत लिया गया था। कब? 1633 में। 1633 में जो मुगल सेना की तरफ से महाबत खान को भेजा गया और जो वहाँ के सुल्तान थे हुसैन शाह को हरा दिया गया और अहमदनगर को जीत लिया गया। उसके बाद देखते हैं गोलकुंडा जो कि ये भी एक दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण प्रांत है। 1636 में वहाँ के जो शासक थे शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी और मुगल सल्तनत के अधीन अपने जो प्रांत था गोलकुंडा उसको कर दिया था। और गोलकुंडा के जो वजीर थे उस समय मोहम्मद सईद, जिन्हें मीर जुमला के नाम से भी जाना जाता है। और मीर जुमला ने शाहजहाँ को जो कोहिनूर का हीरा था वो भेंट दिया था। कोहिनूर हीरा जो कि तख्ते ताउस में लगा था, बहुत ही फेमस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कोहिनूर हीरा है वो शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? 2 नाम है, मोहम्मद सईद या फिर मीर जुमला। उसके बाद देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रांत बीजापुर। देखिए जो दक्षिण के प्रांत हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते रहते थे। अब जैसे बीजापुर ने अहमदनगर की भी मदद की थी मुगलों के विरुद्ध, लेकिन देखिए अंत में फिर जो बीजापुर है, बीजापुर 1636 में जो बीजापुर के शासक थे मोहम्मद आदिल शाह के दिन बहुत सारे जो सरदार थे वो कार्य करते थे, लेकिन जो सरदार थे वो मोहम्मद आदिल शाह के नियंत्रण में नहीं रहे थे। और यही कारण था कि जो बीजापुर है वहाँ के शासक मोहम्मद आदिल शाह को भी मुगलों की जो अधीनता थी उसको स्वीकार करना पड़ा था। और दक्षिण भारत को शाहजहाँ ने पूरी तरह से जीत लिया था। और दक्षिण भारत का जो अभियान है वो शाहजहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और शाहजहाँ इसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुआ था। तो ये देख लिए हमने शाहजहाँ के जीवन के बारे में कुछ पॉइंट और उसके कुछ विद्रोह उसके समय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभियान हमने देख लिए थे, शाहजहाँ के विरुद्ध जो विद्रोह हुए उनको देख लिया था। और एक जो अभियान है वो बाकी है मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम का अभियान। और मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम के अंदर जो कांधार है जो अफगानिस्तान के अंदर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। और 1622 में जब जहांगीर सम्राट था तो कांधार मुगलों के हाथों से चला गया था और दोबारा कोशिश की गई शाहजहाँ के शासनकाल में 1638 में, क्योंकि उस समय वहाँ कांधार के जो किलेदार थे अली मर्दान खां ने ईरान के जो शाह थे उनके डर से जो कांधार का किला था वो मुगलों को सौंप दिया था। लेकिन जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है, कांधार के लिए हमेशा से मुग़ल सल्तनत के जो सम्राट रहे हैं उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है और इसके लिए दोबारा फिर करनी पड़ी। कब? जब शाह अब्बास द्वितीय यहाँ का शाह था। तो 1648 में दौलत खां जो कि भेजा गया था मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा,
और दौलत खां को हरा दिया गया शाह अब्बास द्वितीय ने, और जो कांधार था वो वापस फिर मुगलों के हाथों से चला गया। और इसी क्रम में 1649 और 1652 दो बार औरंगजेब ने भी आक्रमण किए, लेकिन औरंगजेब भी असफल रहा। और फिर इसी क्रम में उसके बाद 1653 में दारा सिकों ने भी आक्रमण किया, लेकिन वो भी इस आक्रमण में असफल रहा। तो ये थे शाहजहाँ के समय के प्रमुख आक्रमण, जिनको हमने पढ़ लिया है और विद्रोह भी पढ़ लिए हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। उसके बाद देखते हैं शाहजहाँ की धार्मिक नीति व राजपूत नीति और जो प्रमुख कार्य थे जो शाहजहाँ के काल में हुए। देखिए, शाहजहाँ जो है वो मुस्लिम धर्म को ज़्यादा महत्व देता था, और इसीलिए कुछ उसने ऐसे कार्य भी किए जो अकबर की तरह तो नहीं मान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए कुछ अच्छे कार्य भी थे, जिनमें देखिए खंबात के जो निवासी थे उनके आग्रह पर गोवध पर रोक लगा दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि शाहजहाँ ने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे ही कार्य किए हों। उन्होंने कई मंदिरों को भी तुड़वाया, जो कि बहुत ही गलत काम था हिंदुओं की दृष्टिकोण से। और उसके बाद शाहजहाँ ने जो इलाही संवत जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था उसको बंद करवा दिया गया, और वापस फिर जो हिजरी संवत था उसको चला दिया गया। और अकबर के समय में जो आईनी दहसाला प्रथा थी जो कर के लिए थी उसको भी बंद करवा दिया गया शाहजहाँ के द्वारा, और इजारेदारी या जिसे ठेकेदारी प्रथा कहा जाता है उसको अपना लिया गया शाहजहाँ के शासनकाल में। लेकिन जिस समय अकबर था, अकबर ने आईने दहसाला प्रथा जिसके बारे में हमने पढ़ा था शुरू की थी, उसको बंद करवा दिया था शाहजहाँ ने। और देखते हैं शाहजहाँ के दरबार के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, शाहजहाँ के जो दरबारी इतिहासकार थे वो थे अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं शाहजहाँ के शासनकाल में। और शाहजहाँ ने अपने काल के दौरान तख्ते ताउस का निर्माण भी करवाया था। तख्ते ताउस जो कि दिल्ली का जो किला है उसके अंदर रखा गया था तख्ते ताउस को, और जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि शाहजहाँ ने अपने नाम से एक नया नगर जिसका नाम था शाहजहानाबाद, इस नगर की स्थापना की थी। देखिए, जो जहांगीर का काल था वो चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और शाहजहाँ का जो शासनकाल रहा है वो स्थापत्य कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि शाहजहाँ ने अपने काल के दौरान बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से विसाओं के अंदर एक जो प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल, वो भी किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? शाहजहाँ के द्वारा। उसके बाद देखते हैं कि शाहजहाँ के समय में जो विदेशी यात्री आए। देखिए, जहांगीर के समय से जो विदेशी यात्री हैं उनका आगमन शुरू हो गया था। जैसे जहांगीर के समय में हॉकिंस आए थे, उसी प्रकार शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान जो प्रसिद्ध विदेशी यात्री थे उनमें एक फ्रांसीसी चिकित्सक जिनका नाम है बर्नियर, और दो इतालवी चित्रकार जिनका नाम है पीटर मोंडी और निकोलो मानुची। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से कि जो बर्नियर है वो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत आया था? शाहजहाँ के शासनकाल में। उसके बाद देखते हैं उत्तराधिकार का संघर्ष। देखिए, जो शाहजहाँ था वो 1658 के आसपास 1657-58 में उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और शाहजहाँ की जो पत्नी थी मुमताज़ महल ने 14 संतानों को जन्म दिया था, और उनमें से 7 जीवित थे, और 7 जीवित संतानों में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्रों में देखिए सबसे जो बड़ा था वो था दारा सिको, जिसका जन्म हुआ था 1615 में। उसके बाद शाह शुजा, फिर औरंगजेब और फिर मुराद बख्श। तो ये चारों इसी क्रम में है। 1616 में जन्म हुआ शाह शुजा का, फिर 1618 में औरंगजेब और फिर
मुराद बख्श 1624 में। और 3 पुत्रियां भी थी मुमताज़ महल की, जिनमें एक तो है जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। देखिए इन तीनों को हमने क्रम से लिखा है क्योंकि उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ है, उत्तराधिकार के संघर्ष में इन तीनों जो पुत्रियां थी शाहजहाँ की, इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि जैसे दारा शिकोह का साथ दिया किसने? जहां आरा ने, और शाह शुजा का साथ किसी ने भी नहीं दिया, और औरंगजेब का साथ दिया रोशन आरा ने, और मुराद बख्श का साथ दिया गौहर आरा ने। देखिए जिस समय जहांगीर का जो पुत्र शाहजहाँ अपने अंतिम समय में था, तो उस समय उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के अंदर इसकी पुत्रियों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्होंने अपने जो भाई थे उनका अलग अलग रूप में साथ दिया। और जिस समय शाहजहाँ अपने अंतिम दौर में था, उस समय इनके जो पुत्र थे, चाहे वो फिर शाह शुजा हो, मुराद बख्श हो या औरंगजेब हो, लेकिन उस समय जो दारा शिकोह था वो शाहजहाँ के पास ही रहता था, क्योंकि दारा शिकोह को शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र माना जाता है। तो शाहजहाँ के अंतिम समय में दारा शिकोह रहा था शाहजहाँ के साथ, लेकिन और जो पुत्र थे जैसे शाह शुजा, मुराद बख्श या फिर औरंगजेब, इन्होंने अलग अलग प्रांतों में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। लेकिन जो शाहजहाँ है वो सम्राट बनाना चाहता था किसको? दारा शिकोह को, क्योंकि दारा शिकोह था सबसे प्रिय पुत्र शाहजहाँ का। लेकिन ये बात और जो पुत्र थे उनको रास नहीं आई, उनके अंदर मन ही मन ऐश्वर्य की भावना उत्पन्न हो गई, और इसीलिए उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी हुए। और उनमें से जो प्रमुख युद्ध है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, और जहां हम क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम कवर करेंगे। अब जैसे धर्मत का जो युद्ध हुआ 1658 में, 1658 में युद्ध हुआ जिसे जाना जाता है धर्मत के युद्ध के नाम से। और ये जो युद्ध था वह औरंगजेब मुराद की सेना और जसवंत सिंह व कासिम खां, जसवंत सिंह व कासिम खां को भेजा गया था किसके द्वारा? दारा शिकोह के द्वारा। और औरंगजेब व मुराद जो थे वो दोनों एक हो चुके थे। औरंगजेब और मुराद ये दोनों जो हैं वो सल्तनत को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर युद्ध किया, और जसवंत सिंह व कासिम खां को इस युद्ध के अंदर हरा दिया गया था। उसके बाद देखिए सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस युद्ध में भी औरंगजेब व मुराद दोनों साथ में थे, और दोनों ने हरा दिया था दारा शिकोह को। लेकिन औरंगजेब देखिए इतना महत्वाकांक्षी था, उसने मुराद को बंदी बना लिया और उसे मार दिया। क्योंकि जो औरंगजेब रहा है ये कत्लेआम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। अब देखिए शुरू में ही सल्तनत को प्राप्त करने के लिए इसने अपना जो भाई है मुराद उसको बंदी बनाया और उसको मरवा दिया। उसके बाद देखते हैं देवराई का युद्ध, देवराई जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो युद्ध है ये निर्णायक सिद्ध हुआ। इसके बाद से ही जो औरंगजेब है वो सम्राट बनने में सफल हो पाया, क्योंकि देखिए औरंगजेब व दारा शिकोह, अब दारा शिकोह को तो सम्राट मान चुके थे शाहजहाँ, और शाहजहाँ के जो प्रिय पुत्र थे दारा शिकोह वही बचे हुए थे, और उनका युद्ध हुआ औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब ने इस युद्ध में दारा शिकोह को हरा दिया। औरंगजेब ने पहले ही अपने जो पिता थे शाहजहाँ उनको तो बंदी बना ही रखा था, फिर किसको भी बना लिया? दारा शिकोह को भी बना लिया। ये दारा जो शिकोह हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण करैक्टर रहे हैं, खासकर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जब हम औरंगजेब को डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे दारा शिकोह के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं इनके जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इस युद्ध के अंदर, देवराई के युद्ध के अंदर, जिसके बाद से औरंगजेब सम्राट बनना था, उस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और दिल्ली में इसे मृत्युदंड दिया गया।
मृत्युदंड दिया गया। और हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं के मकबरे के अंदर इसको दफना दिया गया। और जो उस समय इसकी पत्नी थी दारा शिकोह की, जिसका नाम था नादिरा, नादिरा जो बेगम थी, उनकी भी इसी समय मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहाँ की मृत्यु। देखिए, शाहजहाँ को पहले ही बंदी बना लिया गया था। लगभग 1658 के आसपास औरंगजेब ने सल्तनत को प्राप्त करने के लिए शाहजहाँ को भी बंदी बना लिया था। और शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद दिल्ली के किले में रखा गया था। दिल्ली के अंदर जो रेड फोर्ट है उसके अंदर रखा गया था। और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी और उसे दफनाया गया कहाँ? मुमताज़ महल के पास। और मुमताज़ महल का जो कब्र है वो कहाँ पर है? ताजमहल के अंदर। तो ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया शाहजहाँ को भी। तो ये था शाहजहाँ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।